वेलकम टू स्टडी टुगेदर। माय नेम इज सुधीर साहू और आज हम लोग एनसीईआरटी मैथमेटिक्स का चैप्टर 9 स्टार्ट करेंगे, जो कि चैप्टर है सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। चैप्टर क्या है? सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, पहला जानेंगे क्या ये चैप्टर हम लोग क्यों पढ़े, ये चैप्टर पढ़ने का जरूरत क्यों पड़ा, जो रिसर्चर्स लोग हैं, साइंटिस्ट लोग हैं, क्यों इसको फाइंड किए, क्या रीजन था इसके पीछे। ठीक है, देखो एम ऑफ द चैप्टर, ट्रिग्नोमेट्री इज यूज्ड फॉर फाइंडिंग द हाइट एंड डिस्टेंस ऑफ वेरियस ऑब्जेक्ट विदाउट एक्चुअल मेजरिंग ऑफ देम। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री कहाँ पे हेल्प करता है? कोई भी ऑब्जेक्ट का हाइट या कोई भी ऑब्जेक्ट कितना दूर में है, डिस्टेंस में है, उसको बिना मेजर किए हुए कैसे हम उसका डिस्टेंस या हाइट निकाल सकते हैं। और कहां पे यूज होता है इसका? एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री टू कैलकुलेट डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ टू द प्लैनेट एंड स्टार, और होता है यूज्ड इन ज्योग्राफी एंड इन नेविगेशन। नेविगेशन में भी इसका यूज होता है। ठीक है, नेक्स्ट, द नॉलेज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री इज यूज्ड टू कंस्ट्रक्ट मैप्स, डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ आइलैंड इन रिलेशन टू द लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। और कहां पे होता है? मैप कंस्ट्रक्शन में यूज होता है, और जो आइलैंड होता है उसका पोजीशन डिटरमाइन करने के लिए विद द हेल्प ऑफ लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, तो वहां पे क्या होता है? ट्रिग्नोमेट्री का यूज है। ठीक है, ये समझ आया? देखो नेक्स्ट समझते हैं ये एक्चुअली कैसे काम करता है। ठीक है, हम लोग इसके हेल्प से कैसे हाइट एंड डिस्टेंस निकालेंगे। ठीक है, हम लोग पढ़ चुके हैं ये कहां पे काम करता है? राइट एंगल ट्रायंगल में। ठीक है, राइट, तो मैं एक राइट एंगल ट्रायंगल बना रहा हूं, राइट एंगल ट्रायंगल बना रहा हूं। ये क्या है? परपेंडिकुलर, ये है हाइपोटेन्यूस, ये है बेस। ठीक है, यहां से कैसे हम समझेंगे? दो चीज होता है, एक एंगल ऑफ एलिवेशन, एक एंगल ऑफ डिफरेंशन। ठीक है, तो पहले एंगल ऑफ एलिवेशन को समझने के लिए लाइन ऑफ साइट क्या है, हॉरिजॉन्टल लेवल क्या है, ये सब हमें जानना है। ठीक है, मान लेते हैं यहां पे कोई भी ऑब्जेक्ट है, यहां पे कोई भी ऑब्जेक्ट है, ये पॉइंट तक ए पॉइंट को देख रहा है, ए पॉइंट को ऐसे राइज कर रहा है, हेड को, और ऊपर देख रहा है। तो यहां पे जो एंगल बनता है इसको क्या बोलेंगे? एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन। और ये जो एबी लाइन है, जिस लाइन में वो देख रहा है, जिस लाइन में वो देख रहा है, उसको क्या बोलेंगे? लाइन ऑफ साइट। और जो अगर ये अगर कोई भी पर्सन होता तो उसका कुछ हाइट होता, यहाँ पे इसका कुछ हाइट होता, और ये क्या होता? ग्राउंड होता। समझ में आ रहा है? ये क्या होता? ग्राउंड लेवल होता। तो ये ग्राउंड लेवल के साथ जो लाइन पैरेलल रहता है, ये लाइन को क्या बोलते हैं? हॉरिजॉन्टल लेवल। ठीक है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है? जो हॉरिजॉन्टल लेवल एंड लाइन ऑफ साइट के बीच में जो एंगल बनाता है उसको क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, और एक बात समझते हैं, मान लेते हैं कोई ऑब्जेक्ट ये है ए बी, कोई पर्सन है, उसका हाइट है ए बी, ये ए पॉइंट में उसका हेड है और यहाँ पे उसका आई है। ठीक है, तो कोई भी यहाँ पे बड़ा सा चिमनी है या फिर टावर है या फिर कोई बिल्डिंग है, तो ये क्या कर रहा है? ये टावर का और बिल्डिंग का ये टॉप पॉइंट को ऐसे देख रहा है ऊपर तक। ठीक है, ये एंगल में देख रहा है। तो अगर ये बी से इसको ज्वाइन करूंगा तो ये लाइन क्या होगा? सरफेस होगा। समझ में आ रहा है? और इसके साथ अगर पैरेलल कोई भी लाइन ड्रॉ करूंगा तो क्या होगा? ये इसको बोलेंगे हॉरिजॉन्टल लेवल। हॉरिजॉन्टल लेवल। ठीक है, ये लाइन को क्या बोलेंगे? हॉरिजॉन्टल लेवल, और इसको क्या बोलेंगे? लाइन ऑफ साइट। समझ में आ रहा है? तो ये क्या हो गया? एंगल ऑफ एलिवेशन। मान के चलते हैं, ठीक है, मैं यहाँ पे खड़ा हूं और ये ऊपर का बिल्डिंग को मैं ऐसे देख रहा हूं। ठीक है, तो मेरा आई यहाँ पे है, तो ये जो लाइन है, ये लाइन क्या है? सरफेस के साथ पैरेलल है।
तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा, यहाँ पे जो एंगल बनेगा ये क्या होगा, एंगल ऑफ एलिवेशन टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग। समझ में आ रहा है ये। नेक्स्ट, तो लाइन ऑफ साइट क्या होगा, लाइन ऑफ साइट देखो यहाँ पे ध्यान दो, इट इज द लाइन ड्रॉन फ्रॉम द आई ऑफ एन ऑब्जर्वर। क्या है, ऑब्जर्वर का आई से जो लाइन ड्रॉ किया जाएगा टू द पॉइंट इन द ऑब्जेक्ट व्यूड बाय द ऑब्जर्वर, जो पॉइंट को वो देखेगा वहां तक। समझ में आया। नेक्स्ट है एंगल ऑफ एलिवेशन, जो कि मैं समझा चुका हूं आपको। क्या लिखोगे, इट इज द एंगल फॉर्म्ड बाय द लाइन ऑफ साइट विथ हॉरिजॉन्टल। क्या है, इट इज द एंगल फॉर्म्ड बाय द लाइन ऑफ साइट विथ हॉरिजॉन्टल व्हेन द पॉइंट बीइंग व्यूड इज अबव द हॉरिजॉन्टल लेवल, जबकि वो पॉइंट हॉरिजॉन्टल लेवल के ऊपर तक देखा जाएगा, ऊपर में होगा। समझ में आ रहा है। दैट इज द केस व्हेन वी राइज आवर हेड टू लुक एट द ऑब्जेक्ट। तो हमें अगर ऊपर का चीज देखेंगे तो क्या होगा, हमारा हेड को ऊपर तक राइज करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है। नेक्स्ट, अभी हम एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या है जानेंगे। एंगल ऑफ डिप्रेशन, एलिवेशन क्या है, हम लोग समझ चुके हैं कि नीचे से ऊपर देखने को जब लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल प्लेन के साथ जो एंगल बनता है उसको क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन। डिप्रेशन क्या होगा, मान लेते हैं मैं कोई एक टावर के ऊपर हूं, कोई एक टावर के एक पॉइंट पे हूं, ठीक है। तो ये क्या होगा, सरफेस होगा। ये अगर टावर का हाइट है तो ये क्या होगा, सरफेस होगा। और यहाँ पे कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे कोई भी एक ऑब्जेक्ट है जिसका हाइट कुछ है, ठीक है, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 1 मीटर, कुछ भी गिवन है, ठीक है। तो ये पॉइंट से ए बी सी डी नेमिंग कर दे रहा हूं। यहाँ पे सी डी इज द ऑब्जेक्ट एंड ए बी इज द टावर वेयर, जहां पे मैं हूं, ठीक है। वही पॉइंट से अगर मैं इसका टॉप को, ये पर्सन का टॉप को मैं अगर देख रहा हूं ऐसे, तो ये क्या हो गया, लाइन ऑफ साइट हो गया इसके लिए। और हॉरिजॉन्टल प्लेन ये है इसके लिए, क्योंकि बेस के साथ ये पैरेलल है। हॉरिजॉन्टल मतलब क्या होता है, जो लाइन बेस के साथ, सरफेस के साथ पैरेलल होता है। अगर एक लाइन यहाँ पे ऐसे मान लेता हूं, ठीक है, लाइन मारा, ठीक है, उसके साथ क्या होता है, और एक लाइन अगर पैरेलल ड्रॉ करूंगा, यहाँ पे अगर हर एक जगह पे ये हाइट इक्वल होगा, ये सब इक्वल होगा, तो ये और ये लाइन क्या है, हॉरिजॉन्टल है, ठीक है। वर्टिकल मतलब क्या है, परपेंडिकुलर जहां पे होगा। समझ में आ रहा है। तो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होगा, ये एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होगा, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन, हॉरिजॉन्टल लेवल एंड ये लाइन ऑफ साइट के अंदर में जो एंगल बनाएगा इसको बोलेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे देखो हम लोग पढ़े थे, अगर दो तो पैरेलल लाइन है और एक ट्रांसवर्सल कट करता है तो क्या होता है, अल्टरनेट एंगल्स इक्वल होता है। क्या होता है, अल्टरनेट एंगल, ये एंगल और ये एंगल इक्वल होता है। समझ में आया। तो यहाँ पे अगर मैं ये बीसी के साथ डी पॉइंट में पैरेलल करके एक लाइन ड्रॉ करूंगा तो ये एंगल जो होगा यहाँ पे भी सेम एंगल होगा। समझ में आ रहा है। यहाँ पे जितना भी एंगल होगा यहाँ पे भी उतना एंगल होगा, क्योंकि यहाँ पे दिस लाइन एंड दिस लाइन पैरेलल है और एडी एक ट्रांसवर्सल है, तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा। तो अगर एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया है यहाँ पे, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ से वही एंगल को लेके एलिवेशन की तरह यूज करके हम सॉल्व कर सकते हैं। समझ में आ रहा है। अभी हम स्टार्ट करेंगे। मतलब डिप्रेशन क्या होता है, मैं अगर कोई हाइट ऑब्जेक्ट में हूं, ये अगर क्या है हॉरिजॉन्टल लेवल है, और ऐसे मैं कोई भी नीचे वाला पॉइंट को, हेड को नीचे करके देख रहा हूं ऐसे, तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा, यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो क्या होगा, यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो होगा एंगल ऑफ डिप्रेशन। समझ में आ रहा है। नेक्स्ट, अब हम स्टार्ट करेंगे एग्जांपल्स करने से पहले हम लोगों को जानना चाहिए कि ट्रिग्नोमेट्रिक्स जो एंगल पढ़े थे, 0 डिग्री क्या होता है, 10, 30, 10, 45, 10, 60, यहाँ पे tan, cot, sin, cos, ये सब सबका यूज होगा, लेकिन पर्टिकुलरली हम tan एंड sin का लेके यूज करके सॉल्व करेंगे। ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन बड़ा बड़ा दिख रहा है, ठीक है,
a tower stands vertically on the ground from a point on the ground which is 15 meter away from the foot of the tower is the angle of elevation of the top of the tower is found to be 60 degree. Find the height of the tower. बड़ा दिख रहा है लेकिन इसका सॉल्यूशन बहुत इजी है, ठीक है, देखते जाओ कैसे करेंगे। जो बोल रहा है उसको हम जैसा बोल रहे हैं वैसा करते जाएंगे, ठीक है। पहले बोल रहा है टावर स्टैंड वर्टिकली ऑन द ग्राउंड, ठीक है। तो बोला वो टावर, एक टावर है जो कि वर्टिकली स्टैंड है, कोई भी एक ग्राउंड है, ये ग्राउंड है और ये टावर स्टैंड है यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, कोई भी एक पॉइंट है ग्राउंड में, मान लेते हैं ये वो पॉइंट है, ठीक है, which is 15 मीटर away from the foot of the tower। ये जो पॉइंट है ये टावर, मान लेते हैं ये टावर ए बी है, ये टावर का फुट क्या है, बी है, ये बी फुट से ये जो पॉइंट है वो क्या है, 15 मीटर डिस्टेंस है, ये क्या है 15 मीटर। जैसा बोल रहा है क्वेश्चन में वैसा करते जा रहा हूं, ठीक है। उसके बाद क्या है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। ये पॉइंट से ये टावर का टॉप तक क्या हो रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन ये हो रहा है 60 डिग्री, ठीक है, ये गिवन है 60 डिग्री। तो हमें क्या करना है, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। यहाँ पे हाइट ऑफ द टावर ए बी का फाइंड करना है, ठीक है। तो ध्यान देना है यहाँ पे हमें क्या गिवन है, इनडायरेक्टली, डायरेक्टली क्या गिवन है, बीसी तो यहाँ पे 15 हम लोग निकाल लिए जो कि फुट से इसी पॉइंट तक डिस्टेंस है, ठीक है। तो ये क्या होता है, अगर ये एंगल 60 है तो ये एंगल के लिए, सी एंगल के लिए ये क्या होगा, बेस होगा, ये वाला क्या होगा, बेस होगा। और हमें निकालने के लिए क्या बोल रहा है, ये टावर का हाइट जो कि क्या है, परपेंडिकुलर है। तो देखना कहां पे, जितना भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़े कहां पे परपेंडिकुलर एंड बेस का रिलेशन है। आप लोग बोलोगे कहां पे है सर, tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस एंड cot थीटा इज इक्वल टू बेस ओपन परपेंडिकुलर। तो ये दोनों रेशियोज को हम लोग यूज करके यहाँ पे इसका वैल्यू निकालेंगे, हाइट ऑफ द टावर। देखो कैसे, यहाँ पे क्या होगा, tan एंगल ऑफ सी इज इक्वल टू क्या होगा, ए बी बाय BC, ठीक है। दिस इंप्लाइज दैट, क्योंकि परपेंडिकुलर बाय बेस होता है, tan से क्या है, यहाँ पे tan 60 डिग्री है, which is equal to AB, AB का तो हमें फाइंड करना है, AB को AB ही लिखता हूं, समझ में आ रहा है, डिवाइडेड बाय 15। दिस इंप्लाइज tan 60 का वैल्यू क्या होता है, हम लोग पढ़ चुके हैं, क्या होता है, tan 60 इज इक्वल टू √3, √3 इज इक्वल टू क्या हो गया, AB बाय 15। दिस इंप्लाइज दैट AB इज इक्वल टू, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, 15 इंटू √3, 15√3, ये होगा आपका हाइट ऑफ द टावर। सो द हाइट ऑफ द टावर इज AB व्हिच इज इक्वल टू 15√3। कितना आसानी से हम लोग निकाले, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल है एग्जांपल 2। क्वेश्चन है, an electrician has to repair an electric fault on a pole of height 5 meter. She need to reach a point 1.3 meter below the top of the pole to undertake the repair work. What should be the length of the ladder that she should use which, when inclined at the angle of 60 degree to the horizontal, would enable her to reach the required position? How far from the foot of the pole should she place the foot of the ladder? क्या बोल रहा है, कोई भी एक टावर है, वहां पे एक इलेक्ट्रिशियन चढ़ा है, ठीक है, उसके ऊपर गया है। मान लेते हैं एक टावर ये है, ये एक टावर है, टावर का नाम दे देते हैं AB। तो यहाँ पे बोल रहा है, जैसे क्वेश्चन बोलेगा हम लोग वैसे ही सॉल्व करते जाएंगे। टावर का हाइट क्या है, 5 मीटर, तो AB का हाइट क्या है, 5 मीटर। यहाँ पे लिख दे रहा हूं साइड में, AB इज इक्वल टू 5 मीटर। नेक्स्ट, सी नीड टू रीच ए पॉइंट 1.3 मीटर बिलो। ये अगर 5 है तो यहां से क्या करता है वो 1.3 मीटर तक नीचे आ जाता है। ये पॉइंट को मैं मान लेता हूं C।
ठीक है, तो टोटल 5 था, तो अभी बचा क्या, 5 से 1.3 चला गया, तो अभी बचा BC, जो कि BC इज इक्वल टू क्या होगा, AB माइनस AC। तो AB क्या है, AB 5 है, माइनस AC कितना है नीचे 1.3, तो 1.3 जाएगा तो क्या होगा 3.7, 3.7। तो BC का क्या हो गया, ये 3.7 हो गया। नेक्स्ट बोल रहा है टू अंडरटेक द रिपेयर वर्क, व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द लैडर दैट सी शुड यूज व्हिच व्हेन इंक्लिन एट द एंगल ऑफ 60 डिग्री। क्या बोल रहा है, कोई एक ऐसा लैडर यूज करेगा ये वर्क को कंप्लीट करने के लिए। यहाँ पे कोई फॉल्ट है C पॉइंट में, तो यहाँ से A टू C नीचे आ गया वो, और यहाँ पे एक ऐसा लैडर यूज करेगा जो कि ये बेस के साथ क्या होगा 60 डिग्री होगा, क्या होगा 60 डिग्री इंक्लिन करेगा। तो हमें वो फाइंड करना है ये लैडर का लेंथ कितना है और वो टावर का फुट से कितना दूर पे है। ठीक है, ये पॉइंट को मैं मान लेता हूं D, ये समझ में आ रहा है। Horizontal would be unable to reach the required position. Also, how far from the foot of the pole should she place the foot of the ladder? मतलब ये फुट ऑफ द टावर से ये लैडर का फुट कितना दूर पे रखेगा और ये जो लैडर का लेंथ क्या होना चाहिए, ये फाइंड करना है। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर चुके हैं, BC का वैल्यू फाइंड कर चुके हैं जो कि क्या है 3.7। तो हम यहां से क्या निकाल सकते हैं, लैडर का अगर लेंथ निकालना चाहते हैं तो ये क्या है BC इज इक्वल टू परपेंडिकुलर और DC इज इक्वल टू क्या है हाइपोटेन्यूस। तो हम लोगों को देखना है कि परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेन्यूस का रिलेशन कहां पे है। आप बोलोगे साइन थीटा, बोल सकते हो कोसेक थीटा, तो कोई भी एक को लेके हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। जैसे मैं अगर मान लिया साइन D, साइन एंगल ऑफ D इज इक्वल टू क्या होगा परपेंडिकुलर BC बाय हाइपोटेन्यूस DC। दिस इंप्लाइज साइन D क्या हो जाएगा साइन 60, क्योंकि एंगल यहां पे गिवन है साइन 60 इज इक्वल टू BC का पता है 3.7 बाय क्या होगा DC। समझ में आ रहा है। इसके बाद हम निकाल सकते हैं यहां से हम लोग निकाल सकते हैं DC का वैल्यू। साइन 60 क्या होता है हम लोग पढ़ चुके हैं, साइन 60 इज इक्वल टू √3/2। तो साइन 60 इज इक्वल टू √3/2 व्हिच इज इक्वल टू 3.7 बाय क्या होगा DC। समझ में आ रहा है। लेकिन यहां पे गिवन क्या है √3 इज इक्वल टू 1.73। तो पहले मल्टीप्लाई करो यहां पे, दिस इंप्लाइज DC इज इक्वल टू क्या हो गया 3.7 इंटू 2 जो कि क्या होगा 7.4 और उसके साथ क्या हो जाएगा बाय √3, बाय क्या हो जाएगा √3। समझ में आ रहा है। DC इज इक्वल टू क्या हो गया दिस इंटू दिस बाय √3, क्रॉस मल्टीप्लाई करना और वहां से वैल्यू निकालना। ये था आपका DC का लेंथ। DC मतलब ये क्या है लैडर का लेंथ है। अभी हम लोग फाइंड करने के लिए बोला है कितना दूर पे ये फुट से ये लैडर रखेगा ताकि यहां पे एंगल 60 डिग्री हो। ये समझ में आ गया आपका। नेक्स्ट हमें क्या निकालना है, BT निकालना है। BT कैसे निकालेंगे, यहां पे BC गिवन है, DC फाइंड कर चुके हैं, तो कोई भी एक रिलेशन P/B या फिर H/B या फिर B/H कोई भी रिलेशन कर सकते हो। मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मुझे परपेंडिकुलर दिख रहा है और ये बेस को निकालना है। तो परपेंडिकुलर और बेस का रिलेशन कहां पे होता है, आप लोग बोलोगे tan थीटा। tan थीटा में क्या होता है tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस। तो ये एंगल में क्या करूंगा मैं tan थीटा लगाऊंगा जो कि tan D इज इक्वल टू क्या होगा परपेंडिकुलर BC बाय BD। ये समझ में आया। दिस इंप्लाइज tan D इज इक्वल टू क्या है tan 60, tan एंगल ऑफ 60 डिग्री व्हिच इज इक्वल टू BC 3.7 बाय BD। ठीक है, दिस इंप्लाइज √3 इज इक्वल टू 3.7 बाय BD। दिस इंप्लाइज BD इज इक्वल टू
3.7 इंटू √3। समझ में आया ये? BT इक्वल टू क्या हो गया? 3.7 इंटू √3। तो √3 का वैल्यू दिया है, आप लोग कैलकुलेट कर लेना यहाँ पे, ठीक है। BD इक्वल टू यहाँ पे कहीं पे कैलकुलेट कर लेना। ठीक है, देखो कैसे कैलकुलेशन करेंगे। BD इक्वल टू क्या हो गया? 3.7 इंटू क्या हो गया? 1.73। ये है √3 का वैल्यू। और ये DC का वैल्यू क्या होगा? DC इज इक्वल टू 7.4 बाय 1.73। इसको आप लोग कैलकुलेट करना, जो भी आंसर आएगा वो आपका आंसर होगा। समझ में आया? ये था आपका एग्जांपल 2। क्वेश्चन दिख रहा है बड़ा, कुछ नहीं है, ठीक है, आसानी से करेंगे। नेक्स्ट हम करेंगे एग्जांपल 3। एग्जांपल 3 क्या है? एन ऑब्जर्वर 1.5 मीटर टॉल इज 28.5 meter away from a chimney. The angle of elevation of the top of the chimney from her eyes is 45 degree. What is the height of the chimney? क्वेश्चन जैसा बोल रहे हैं हम लोग उसी तरीके से करते चलते हैं, ठीक है। कोई भी एक ऑब्जर्वर है जो जिसका हाइट क्या है? 1.5। मैं एक ऑब्जर्वर का हाइट बना लिया, ये क्या है? 1.5 मीटर है, कोई भी पर्सन है, ठीक है। नेक्स्ट, ये पर्सन जो है 28.5 मीटर अवे फ्रॉम ए चिमनी। यहां पे एक चिमनी है, ठीक है, जहां से ये पर्सन क्या है? 28.5 मीटर डिस्टेंस में खड़ा है। ये जो डिस्टेंस है 28.5 मीटर, ठीक है। तो पर्सन यहाँ पे है, तो उसका हेड यहाँ पे होगा, तो आई यहाँ पे होगा। आई से चिमनी के टॉप तक देखता है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है? 45 डिग्री। क्या होता है? टॉप ऑफ द चिमनी फ्रॉम हर आईज इज 45 डिग्री। क्या है? एंगल ऑफ एलिवेशन। तो ये पॉइंट से ये पॉइंट तक ये क्या हो जाएगा आपका? लाइन ऑफ साइट। ये आपका लाइन ऑफ साइट हो गया। तो ये बेस है, बेस के साथ सरफेस के साथ एक लाइन यहाँ पे पैरेलल करके बनाएंगे, जो कि क्या होता है? हॉरिजॉन्टल लेवल, हॉरिजॉन्टल सरफेस। तो हमें पता है जो एंगल ऑफ एलिवेशन होता है, हॉरिजॉन्टल सरफेस एंड लाइन ऑफ साइट के बीच में जो एंगल बनता है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। तो यहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन कितना दिया है? 45 डिग्री। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे देखो, नेमिंग कर दे रहा हूं, A B C D E। A B C D E क्या? B C D E एक क्या है? रेक्टेंगल बन जाएगा, क्योंकि दिस पैरेलल टू दिस एंड दिस पैरेलल टू दिस। क्योंकि कोई भी पर्सन जो खड़ा होगा क्या होगा? स्ट्रेट ही खड़ा होगा, ठीक है। और ये चिमनी भी क्या होगा? स्ट्रेट रहता है। तो ये चारों एंगल 90-90 है, तो दिस इक्वल टू दिस एंड डी इक्वल टू BC। तो BC का लेंथ क्या हो गया? हमें मिल गया क्या? 1.5 मीटर। कैसा पता चला? समझ में आया? और एक बार देखो, यहाँ पे क्या है? DEBC एक रेक्टेंगल बना, क्योंकि दिस पैरेलल टू दिस, और दिस मींस BE पैरेलल टू DC एंड DE पैरेलल टू BC, where four angles are 90 degree. Angle D, angle E, angle B, angle C are 90 degree. So D is equal to 1.5 and BC is equal to also 1.5 and BE is equal to DC is equal to 28.5. तो यहाँ पे DC का लेंथ मिल गया मुझे क्या? 28.5 मीटर। समझ में आया ये? ठीक है, यहाँ पे लिख लेते हैं इसको, ठीक है। DE is equal to BC इज इक्वल टू क्या है? 1.5 मीटर। नेक्स्ट, BE इज इक्वल टू DC इज इक्वल टू क्या है? 28.5। नाउ मुझे क्या चाहिए? AB, हाइट ऑफ द चिमनी। AB का हाइट चाहिए, तो हमें फाइंड करना है AB इज इक्वल टू, ये हमको फाइंड करना है। समझ में आया? तो AB कब मिलेगा? जब मैं AC प्लस BC करूंगा तब AB आएगा। तो ऑलरेडी BC फाइंड है, AC हम लोग फाइंड करना है। तो AC फाइंड करेंगे और DC गिवन है, मींस परपेंडिकुलर फाइंड करेंगे और बेस गिवन है। तो कौन सा रेशियोज यूज करूंगा? tan थीटा। यहाँ पे tan एंगल ऑफ D यूज करूंगा। तो यहाँ पे देखो क्या होगा? tan D एंगल इज इक्वल टू क्या होगा? P बाय P। AC बाय क्या होगा आपका?
डीसी। समझ में आ रहा है? ठीक है। which is equal to, this implies tan 60 डिग्री इज इक्वल टू AC। AC तो वैसे ही रहेगा। DC क्या है हम लोग फाइंड कर चुके हैं, जो कि क्या है 28.5 है। क्या है 28.5 है। यहां से फिर हम लोग सॉल्व करेंगे। दिस इंप्लाइज tan 60 का वैल्यू हम लोग को पता है √3 होता है, जो कि क्या है AC बाय 28.5। दिस इंप्लाइज AC इज इक्वल टू क्या है 28.5 इंटू √3। ये समझ में आया? तो AC का वैल्यू हम लोगों को मिल गया। AC का वैल्यू मिल गया तो हम अभी AB का वैल्यू निकाल सकते हैं। AB का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो AB इज इक्वल टू क्या होगा AC प्लस BC। ठीक है। which is equal to AC क्या है 28.5 √3 प्लस BC क्या है, BC आपका है 28.5। इन दोनों में से कॉमन जाएगा क्या 28.5, यहाँ पे बचेगा √3, यहाँ पे बचेगा प्लस। ये है उसका वैल्यू। हाइट ऑफ द क्या है टावर और चिमनी जो भी है AB इज इक्वल टू क्या आया 28.5 इंटू √3 प्लस 1। अगर गिवन होगा √3 इज इक्वल टू 1.732, ठीक है, उसके जगह पे वैल्यू पुट करना और कैलकुलेशन कर लेना, वो आंसर आएगा। समझ में आया? तो हम लोग नेक्स्ट जो वीडियो में इसका एग्जांपल 4 से स्टार्ट करेंगे और उसके साथ जितना होगा एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। ठीक है, 9.1 एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, थैंक यू।